देखिए हम लोग ओम्स लॉ कर रहे थे। ओम्स लॉ क्या बताता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर मतलब पहला कंडीशन क्या लगा हुआ है कि टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए। उस कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जब हम किसी कंडक्टर से करंट पास करवाते हैं, सबसे पहले क्या आपको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना है जहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट हो। और उस कंडीशन में अगर हम किसी कंडक्टर से या किसी वायर में करंट पास करवाते हैं तो वो करंट जो होता है आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। मीन्स जो करंट पास होता है वो उन दोनों, मतलब जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर का कोई भी कंडक्टर लेंगे उसका दो एंड होगा ही। एक वायर है, मान लीजिए इमेजिन कीजिए वायर है, वायर का दो एंड है, तो दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल होता है उसके बीच के डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। तो उन दोनों पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कंडक्टर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डी है और करंट उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। इसका रिवर्स भी हम लोग लिख सकते हैं कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। एक ही बात है कि जितना ज़्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन है, इसको हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लाते हैं और उस कांस्टेंट का नाम R, और यही R कहलाता है। R यहाँ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है और इसी को क्या बोलते हैं, R इज कांस्टेंट एंड नोन एज रेजिस्टेंस। मीन्स स्टेटमेंट क्या हो जाएगा ओम्स लॉ का, तो ओम्स लॉ का स्टेटमेंट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ओम्स लॉ स्टेट दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर the electric current passing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its points। दो पॉइंट होता है उसी के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस इतना ही है स्टेटमेंट। उसके नीचे बस आपको ये लिखना है और आपका ओम्स लॉ खत्म। ठीक, ये आ गया रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस किसका नाम है, कांस्टेंट का। अब रेजिस्टेंस के बारे में कुछ जानते हैं। तो रेजिस्टेंस तो आ गया, ओम्स लॉ अब थोड़ा सा ये बता के गया कि बहुत तरह के कंडक्टर होते हैं। ठीक, उनमें जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, कुछ करते हैं और कुछ, मतलब मैक्सिमम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं उनको बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। जो क्या करते हैं, ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं। और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते कि मीन्स उसमें इसमें क्या है कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस थोड़ा सा बढ़ा, करंट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, या थोड़ा थोड़ा सा करंट बढ़ाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ा। अगर इस तरह का कंडीशन होता है तो उसमें वो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा। और अगर ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है जो कंडक्टर, उसको बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक, तो इसमें हम लोग सिंपल डेफिनेशन है कि जो कंडक्टर द कंडक्टर्स विच फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड ओमिक कंडक्टर्स एंड द कंडक्टर्स विच डू नॉट फॉलो ओम्स लॉ आर कॉल्ड नॉन ओमिक कंडक्टर।
अब वोल्टेज करंट ग्राफ बनाते हैं हम लोग, वी आई ग्राफ। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ रहा है वैसे वैसे करंट बढ़ रहा है। तो मान लीजिए 1 1 पे था, देख रहे हैं ना, दोनों के क्रॉस करने से एक पॉइंट बनेगा। मीन्स इधर आपका वोल्टेज बढ़ रहा है, इधर आपका करंट बढ़ रहा है। यहाँ पे ये 1 1 पे एक पॉइंट आया, 2 2 ये 2 3 3 फिर 4 4 5 5। इस तरह अगर हम मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। ये स्ट्रेट लाइन होता है ओमिक कंडक्टर का। और जो वी आई ग्राफ हम नॉन ओमिक कंडक्टर का बनाएंगे तो उसमें स्ट्रेट लाइन को छोड़ के और कोई भी ग्राफ बन सकता है। ये आपका नॉन ओमिक कंडक्टर हो गया, ये ओमिक कंडक्टर और ये नॉन ओमिक कंडक्टर। ठीक, जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे वो ओमिक कंडक्टर होंगे, जो उनको फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन ओमिक कंडक्टर। अब हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं रेजिस्टेंस पे। अब देखते हैं रेजिस्टेंस होता क्या है। द अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या अपोजिशन ऑफ फ्लो ऑफ करंट भी बोल सकते हैं, विदिन ए कंडक्टर is known as heat resistance। मीन्स कंडक्टर तो फ्लो होता ही है, करंट तो फ्लो होता ही कंडक्टर में, लेकिन कंडक्टर जो उसका जो उसको रोकता है, उसका अपोजिशन करता है, उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। मीन्स रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा करंट का फ्लो उतना ही कम होगा। या ऐसे यहाँ पे देखिए V इक्वल टू आई आ रहा है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इक्वल टू वी बाय आर लिख सकते हैं ना। तो देखिए यहाँ से अगर हम इसको बाहर निकाले तो ऐसे लिख सकते हैं I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ताकि R नीचे है तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा करंट का फ्लो उतना कम होगा, और जितना कम रेजिस्टेंस होगा करंट का फ्लो उतना ज़्यादा होगा। तो वही जो कंडक्टर जो अपोजिशन करता है उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। ठीक, अब ये जो रेजिस्टेंस है इसका यूनिट, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम, इसको डिनोट करते हैं ऐसे। its unit is ohm। अब रेजिस्टेंस आ गया, तो रेजिस्टेंस वेरी करता है। अलग अलग कंडीशन में तो हम लोग देखते हैं कि जो हमारा रेजिस्टेंस होता है किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। जब किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है, सबसे पहला आपका फैक्टर है लेंथ ऑफ द कंडक्टर।
सेकेंड है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड लास्ट है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तीन चीज पे डिपेंड करता है। पहला लेंथ ऑफ कंडक्टर, दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। लेंथ ऑफ कंडक्टर का मतलब वायर आपका जितना लंबा होगा। क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब होता है, देखिए मार्कर है, ये भी आपका वायर की तरह ही है ना, इतना मोटा वायर भी हो सकता है। अब इसका क्रॉस सेक्शन क्या होता है, ये जो पार्ट है आप इसको देख रहे होंगे, ये सर्किल दिख रहा है, यही सर्किल इसका क्रॉस सेक्शन है। मीन्स ये कोई भी जो, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट लिए हैं, उस ऑब्जेक्ट का एक एक्सिस होता है, तो ये जैसे मार्कर इस तरह रखा हुआ है, इसका एक्सिस ऐसा होगा। इस एक्सिस के परपेंडिकुलर अगर हम इसे किसी प्लेन से काटते हैं, प्लेन क्या, मान लीजिए चाकू, इसको अगर चाकू से काटेंगे तो हमको इधर क्या दिखाई देगा, ऐसे चाकू से काटेंगे सर्किल ही दिखाई देगा। कहीं भी काटेंगे किसी भी पार्ट में हमको सर्किल ही मिलेगा। मतलब सिलेंडर को जब भी काटा जाएगा हमको सर्किल मिलेगा। देखिए यहाँ जैसे काटा गया तो यहाँ सर्किल है ना, तो यही आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। ये देखिए सर्किल है, तो यही आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब आपका जो कंडक्टर है वो किस मटेरियल का है, किस मेटल का है, उसमें कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। क्योंकि हम लोग जो बिगनिंग किए करंट का, तो वहाँ से पता चला कि जो करंट होता है वो बस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होगा उतना ज़्यादा करंट होगा। तो जैसे जितना करंट फ्लो होगा उसके अकॉर्डिंग उस उतना कम रेजिस्टेंस होगा। तो वही, और किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब आपका कैसा जो कंडक्टर है कैसा मटेरियल है। मेटल है, मैक्सिमम कंडक्टर तो मेटल ही होता है। अब उसमें कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितना फ्री इलेक्ट्रॉन है, उसका साइज क्या है, एक एटम का साइज क्या है, सब चीज़ पे डिपेंड करता है। करंट का फ्लो भी, और जब करंट का फ्लो डिपेंड करता है मतलब इन्वर्सली हम लोग बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी डिपेंड करता है। तो करंट जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। तो एक एक करके हम लोग तीनों फैक्टर देखते हैं। पहला जो लेंथ है, तो रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, मींस R is directly proportional to L। इसको ऐसे समझते हैं अच्छे से, ये आपका कंडक्टर है, और जो कोई भी कंडक्टर या कोई भी मटेरियल बना हुआ है एटम से, जैसा हम लोग ने डायग्राम बनाया था, होगा एटम से ही बना हुआ होगा, और एटम में तीनों होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन एज बाहर आ जाएंगे तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और ये पॉजिटिव आयन हो जाएगा। इतने से ही समझ लेना है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी है और पॉजिटिव आयंस भी है। अब जैसे ही स्विच ऑन हुआ, सारा इलेक्ट्रॉन कहाँ आना चाहेगा, पॉजिटिव की तरफ, इधर मूव करेगा ना, सारा इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहेगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ भी, ये सब इधर आना चाहेंगे।
तो जब इधर आना चाहेंगे तो इतना इजीली तो मोशन होगा नहीं, क्योंकि जो कंडक्टर होता है उसमें कितना ज्यादा आइटम्स होता है आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे समझ लीजिए कि मेला लगा हुआ है, ठीक, यहाँ पे सब तरह का आदमी है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिव आयन है, तो मेला लगा हुआ है। अब मेला लगा हुआ है उसमें सब तरह के आदमी जाते हैं। मान लीजिए कुछ बच्चों को डांस देखना बहुत पसंद है, तो डांस देखने वाले बच्चे यहाँ भी हैं और यहाँ भी है, और कुछ आदमी को डांस पसंद नहीं है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे स्टेज यहाँ पे है, या पॉजिटिव आयन के पास स्टेज है, ये यहाँ की बात है, स्टेज यहीं पे है, यहीं पे डांस होगा, स्टेज बना हुआ, ठीक। तो जैसे ही डांस होने वाला रहता है, अनाउंस होता है कि डांस होने वाला है, देखने वाले आ जाए, तो क्या होगा कि जिनको डांस पसंद है वो यहाँ से दौड़ेंगे इधर, तो इधर जब दौड़ेंगे तो वो खुद, मतलब जो डांस देखने वाला है खुद में भी टकराएंगे और दूसरों में भी टकराएंगे। अगर ये खाली रहेगा, आप सोच सकते हैं ऐसे कि अगर ये खाली रहता तो सब एकदम आराम से दौड़ के आ सकता था, लेकिन पूरा भरा हुआ है, मेला का स्थिति है, भीड़ का स्थिति है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में भी टकराएगा और इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन से भी टकराएगा। जैसे डांस देखने दौड़ेगा इधर से, तो आदमी खुद में, मतलब लड़का लड़का में भी टकराएगा और जो दूसरा आदमी सब है, बड़ा बूढ़ा जिसको डांस पसंद नहीं है, उसमें भी टकराएगा। तो इससे क्या होगा, जो दौड़ने वाला रहेगा उसका फ्लो कम होगा। मीन्स ये इसका प्रॉपर्टी है, मेला का प्रॉपर्टी है कि उसमें आदमी तेज नहीं दौड़ सकता, वो आदमी का जो मोशन होता है उसको रेसिस्ट करता है, उसको रोकता है, तो वही तो रेजिस्टेंस है। यहाँ भी वही है कि पॉजिटिव आयन, ये जो पॉजिटिव, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये जो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ये सारा इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ बुलाएगा, तो सारा इलेक्ट्रॉन जाना तो चाहेगा, तो जाने के टाइम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खुद में टकराएगा और पॉजिटिव आयन में भी टकराएगा, तो इसका मोशन रेजिस्टेंस होगा। अगर फ्री रहता तो एकदम तेजी से दौड़ सकता था, लेकिन यहाँ इतना ज़्यादा भीड़ है तो दौड़ने में क्या होगा, इसका मोशन रेसिस्ट होगा, मोशन कम होगा, जो जितना फास्ट दौड़ सकता था उतना फास्ट नहीं दौड़ पाएगा। तो इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो देखिए जितना लंबा होगा ये कंडक्टर का लेंथ, जितना ज़्यादा होगा भीड़ उतना ही ज़्यादा होगा ना, और भीड़ जितना ज़्यादा, ये स्पेस जितना ज़्यादा होगा, भीड़ जितना ज़्यादा होगा, उसमें क्या होगा, दौड़ने में उतना ही टाइम लगेगा, मीन्स रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। इसीलिए R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दूसरा पार्ट आता है, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो सर्किल है, मतलब आपका वायर कितना मोटा है वही आपको बताता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो सोचिए मेला तो लगा हुआ है, अब मेला अगर छोटे जगह में, छोटा फील्ड में लगा हुआ होगा, आदमी इतना ही होगा, अगर मेला छोटा जगह में लगा हुआ है तो वहाँ ज़्यादा गैदरिंग होगा ना, और मेला अगर बहुत बड़ा फील्ड में लगा हुआ है तो वहाँ गैदरिंग कम होगा, भीड़ कम होगा। इसी से आप समझ सकते हैं कि अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज़्यादा है तो इनके लिए जगह ज़्यादा होगा, और अगर जगह ज़्यादा है तो ये इजिली मूव कर सकते हैं, और इजिली मूव कर सकते हैं मतलब रेजिस्टेंस कम होगा। मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना ज़्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ये भी आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट है नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। फ्री इलेक्ट्रॉन जितना ज़्यादा होगा करंट का मूवमेंट उतना ज़्यादा होगा, और करंट का मूवमेंट जितना ज़्यादा है रेजिस्टेंस उतना कम। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ही होगा, मतलब ऐसे समझते हैं कि कोई ऐसा कंडक्टर है जैसे कॉपर ही है या एल्युमिनियम है, सबसे जनरली हम लोग इसी को यूज करते हैं। तो इनमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, पॉजिटिव आयन कम है, तो धक्का कम होगा ना इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव आयन का, धक्का कम होगा, मीन्स आराम से ये लोग दौड़ सकते हैं। आराम से अगर दौड़ सकते हैं तो करंट इजीली फ्लो होगा, और करंट अगर इजीली फ्लो होता है मतलब रेजिस्टेंस कम होता है। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, इसका कोई मैथमेटिकल
रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो हमारा दो मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन आया, एक आया कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर और दूसरा आया रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। और अगर फर्स्ट और सेकंड को हम लोग कंबाइन करते हैं तो ये आएगा R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। ठीक, आ गया ये। अब क्या करते हैं हम लोग, इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाना है, तो प्रोपोर्शनल के साइन को अगर हटाते हैं कुछ तो होगा ही, और क्या होगा, अब आ जाएगा रो। रो इज ए कांस्टेंट, रो को क्या बोलेंगे, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। जैसे एक समय रेजिस्टेंस हुआ करता, यहाँ रो क्या होगा, कांस्टेंट, और इस रो को बोलेंगे रेजिस्टिविटी। अब एक नया टर्म आ गया आपका, क्या, रेजिस्टिविटी। और रो इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए R/A/L लिख सकते हैं, R/A/L। अब इसकी यूनिट का बारी आया, तो देखिए एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, लेंथ इंटू ब्रेथ यानी मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। रेजिस्टेंस का एरिया होता है ओम, और लेंथ का एरिया होता है मीटर, मीटर स्क्वायर खत्म हो गया, यूनिट क्या आ गया, ओ मीटर। तो अगला हमारा टर्म क्या है, रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी का मतलब, रेसिस्टिविटी का यूनिट आपका आ गया, एक चीज आ गया, रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। ऐसे नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आ गया आपका रेसिस्टिविटी का यूनिट। रेसिस्टिविटी तीन चीज पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तीनों पे कैसे पूछना चाह रहा है, म्यूट करें क्या? हाँ, चलिए, जिन बच्चों को दिक्कत हो आप पूछ सकते हैं। जिन बच्चों को कुछ दिक्कत हो रही है आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं खुद म्यूट अनम्यूट करके। जिन बच्चों को दिक्कत है स्पीकर को ऑन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लास्ट वाला पूछ रहा है, रेजिस्टेंस वाला। स्पीकर ऑन करने में दिक्कत है तो मैसेज से भी पूछ लीजिए क्वेश्चन। ऋषभ कुमार लास्ट वाला फिर से समझा दीजिए रेजिस्टेंस को। ठीक है, समझा दिया जा रहा है। देखिए नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ कंडक्टर, देखिए कंडक्टर तो मैक्सिमम मेटल ही होता है। अब नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब उस मटेरियल में कितना, मेनली जो फोकस किया जाता है कि उस मटेरियल में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो किसी भी मटेरियल में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा, हम लोग जब करंट का डिफिनेशन देख रहे थे उसी समय देखे थे कि करंट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। मीन्स जितना ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा। तो यहाँ मटेरियल का मतलब क्या है, नंबर ऑफ
फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जिसमें जितना ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होगा उसमें उतना ज्यादा करंट फ्लो होगा। अब करंट और रेजिस्टेंस एक दूसरे के इन्वर्स है, मीन जितना ज्यादा करंट होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम करंट होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो जिसमें ज्यादा करंट हो रहा है, और ज्यादा करंट किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा उसमें करंट का फ्लो ज्यादा होगा और रेजिस्टेंस का कम होगा। मीन्स रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जिसमें कम होगा उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होगा उसमें रेजिस्टेंस कम होगा। मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो उसका कोई मैथमेटिकल उसमें नहीं दिखाया जाता है नेचर ऑफ मटेरियल को, इसीलिए आप लोग को लग रहा था कि ये एल का लिखे हैं और ए का लिखे हैं, लेकिन यहाँ जो इसका नहीं लिखा है नेचर ऑफ मटेरियल का। नेचर ऑफ मटेरियल का आपका इसी से पता चलता है, रेसिस्टिविटी से। हर मेटल का रेसिस्टिविटी अलग होता है। रेसिस्टिविटी वही प्रॉपर्टी होता है जिसके कारण कोई भी कंडक्टर अपने अंदर करंट के फ्लो को रेसिस्ट करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है। तो वो इसी के कारण होता है, नेचर ऑफ मटेरियल के कारण। तो आपको इन ये दोनों जो ग्रुप है, ये दोनों जो है, पहला लेंथ आ गया और दूसरा क्रॉस सेक्शनल एरिया आ गया। लेकिन तीसरा जो नेचर ऑफ मटेरियल था इसका मैथमेटिकल फॉर्म नहीं आया था, लेकिन जब इन दोनों को रिलेशन के बाद एक कांस्टेंट निकाला गया। अब देखिए, जैसे कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में उसका लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया एक जैसे हम कॉपर का ले रहे हैं, तो कॉपर का कोई वायर 3 मीटर का भी हो सकता है, कोई मोटा वायर भी हो सकता है, कोई पतला वायर भी हो सकता है, लेकिन उसका नेचर तो चेंज नहीं होगा। कॉपर का चाहे 5 मीटर लंबा वायर ले या 3 मीटर लंबा वायर ले, रहेगा तो कॉपर का ही। तो वो कांस्टेंट के फॉर्म में आ रहा था, इसीलिए यहाँ नहीं दिखाया गया कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल या आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया। वो कांस्टेंट होता है ना नेचर ऑफ मटेरियल को, इसीलिए कांस्टेंट दिखाया गया। कि जैसे कॉपर लिए तो Cu2+, मतलब अगर 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो जितना भी कॉपर का कंडक्टर होगा सब में 2 ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इसीलिए उसको कांस्टेंट पे लिखा गया। ये रो जो है एक्चुअली में आपको नेचर ऑफ मटेरियल वाला ही शो करता है। रो का मतलब होता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी आपका नेचर ऑफ मटेरियल वाला ही शो, इसीलिए इसमें नहीं है। चलिए, और किसी को कोई दिक्कत हो मैसेज कर सकते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो डायरेक्टली मैसेज कीजिए, क्या दिक्कत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक नया टर्म आया रेसिस्टिविटी। अब देखिए रेसिस्टिविटी क्या होता है, ये एक प्रॉपर्टी होता है। कोई भी जैसे कंडक्टर है, तो हम लोग ने देखा कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्यों कम होता है, उसके केमिकल कंपोजिशन के कारण। उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है और पॉजिटिव आयंस है, तो उनके फ्लो में आपस में फ्लो के दौरान या मोशन के दौरान आपस में टकराते हैं। इसी कारण मतलब जो करंट का फ्लो होता है उसमें प्रॉब्लम होता है। तो वही प्रॉपर्टी जो है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन का फ्लो रेसिस्ट होता है, वही कहलाता है रेसिस्टिविटी। द property of a conductor to restrict the
motion of free electrons is called resistivity. It is denoted by rho को पढ़ा जाता है R और rho इक्वल टू क्या होगा rho E by L और इसका यूनिट ये हो गया आपका रेसिस्टिविटी। और रेसिस्टिविटी एक तरह से क्या होता है, डायरेक्ट डिपेंड करता है मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे। मटेरियल ऑफ कंडक्टर पे कैसे डिपेंड करता है कि कोई कंडक्टर है, कंडक्टर में जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसी के अकॉर्डिंग उसमें करंट का फ्लो होगा और उसी के अकॉर्डिंग उसमें रेजिस्टेंस होगा। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड करेगा किस पे, मटेरियल पे ही ना, क्योंकि मटेरियल के कारण ही उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। मटेरियल का मतलब क्या होता है कि उसका मटेरियल कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन का मतलब उसमें कितना एटम है और एटम्स का क्या कंपोजिशन है, मीन्स उसमें कितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो जितना फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उतना ज़्यादा करंट फ्लो होगा और रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा। मीन्स रेजिस्टिविटी डायरेक्ट डिपेंड किस पे करता है, इट मेनली डिपेंड्स ऑन मटेरियल ऑफ और हर एक कंडक्टर का रेजिस्टिविटी फिक्स होता है एक फिक्स टेम्परेचर पे। टेम्परेचर पे तो डिपेंड करेगा ही, क्योंकि टेम्परेचर पे क्या होता है, मोशन चेंज होता है। कोई भी जैसे आप देखते होंगे कोई भी एटम ही है, एटम अपने वाइब्रेट करते रहता है, जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं वाइब्रेशन और ज़्यादा होने लगता है। वैसे ही अगर कोई कंडक्टर है उसका हीट अगर हम लोग बढ़ा देते हैं तो क्या होगा, मोशन उसमें बढ़ जाएगा और मोशन बढ़ जाएगा तो जैसे ऐसा फिगर हम लोग बनाए थे, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन था और पॉजिटिव आया था। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा तो मूवमेंट बढ़ेगा और जितना ज़्यादा मूवमेंट बढ़ेगा उसका मुक्ति उतना ज़्यादा होगा। ऐसा सोचिए कि जैसे मेला है, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब उसमें भगदड़ मच गया, भगदड़ मच गया तो कॉलिजन उतना ज़्यादा होगा और जितना ज़्यादा कॉलिजन होगा मोशन उतना कम होगा, मीन्स रेजिस्टेंस उतना बढ़ जाएगा। तो डिपेंड किस पे करता है, टेम्परेचर पे। तो हर कंडक्टर के लिए रो का वैल्यू फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। जैसे एल्युमिनियम के लिए अलग होगा, आपके टेक्स्ट बुक में सारा वैल्यू दिया होगा, एल्युमिनियम का, फिर कॉपर का, फिर गोल्ड का, सारा का दिया हुआ है। तो जो कंडक्टर का रेजिस्टिविटी कम होता है और इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है। आप लोग एक बार देख लेंगे टेबल, क्लियर हो जाएगा। क्या वैल्यू याद करना पड़ेगा, वैल्यू याद करना पड़ेगा? नहीं, सबका वैल्यू बस ध्यान में रखना है आपको कि जो रेजिस्टर, जो कंडक्टर होता है उसका वैल्यू हाई होता है किस रेंज में होता है और जो इंसुलेटर होता है उसका किस रेंज में। तो इसे जब बनाएंगे आपको तो वैल्यू दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अब आप इस पर रिवीजन कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में फिर आगे पढ़ाया जाएगा। नोट्स आप लोग धीरे धीरे प्रिपेयर करते जाइए।